था, ना इतने इंतजामात कभी भी किए गए थे, ना ऐसे बांध बनाए गए कि वो मुकाबला कर सके इतने बड़े तूफानी रैले का। तो ये तो कुदरत की तरफ से आ जाते हैं और बड़े बड़े मुल्कों में आ जाते हैं जो बड़ी तरक्की हर जगह आती है, उसमें भी आते हैं। नहीं तो आप मुझे बताएं कि क्यों हमारी हुकूमत ने बंद नहीं बनाए, क्यों डैम्स नहीं बनाए गए, आखिर वजह क्या है? नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बनाए उन्होंने सब कुछ, लेकिन ये कभी मैंने कहा 100 ईयर्स की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतनी बड़ी बारिशें और इतना बड़ा पानी आ जाएगा, उतने इंतजामात। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, एक दफा जद्दा में इतनी बारिश होगी, उन्होंने कभी सोचा नहीं था यहाँ बारिश हुई, पानी सड़कों पे खड़ा हो गया क्योंकि नकाज का रास्ता नहीं रखा हो। लेकिन जब एक दफा हुआ, बाद में उन्होंने इंतजामात कर लिए। तो ये चूंकि फर्स्ट टाइम हुआ है, उतने इंतजामात यकीनन नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है, ना आ रहा है इस बात को तस्लीम करने में। लेकिन अब ये जरूरत इस बात की है कि आने वाले जो बरस हैं उसमें पहले से तैयारी अभी देखें, आने वाले बरस जो है उसके लिए तो ठीक है, आप तैयारी करेंगे, लेकिन एक बात ये है कि चलिए ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक आफत थी, लेकिन जब ये आफत आ गई तो उसके बाद एक पूरा सिस्टम बनाना चाहिए था, एक नेटवर्क बनाना चाहिए था और बेहतर तरीके से काम करना चाहिए था। लोग मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे अभी भी लगता है कि मेरे ख्याल से सही तरह से हुकूमत काम कर नहीं रही है। नहीं, ये देखें, ये लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं एक गवर्नमेंट के साथ वो उतनी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि अवाम की हुकूमत है और अवाम के मसाइल अगर रहेंगे तो हुकूमत की कारकर्दगी जो है उस पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इसलिए मैं ये तो डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि हुकूमत जो है पूरी तरह मुतमिन कर सकी है लोगों को, लेकिन हुकूमत को जो मसाइल दरपेश हैं या जितनी उसकी कैपेबिलिटी है या जितनी कैपेसिटी है उसमें उसने कोई कमी नहीं की। सही, ये मैं आपको श्योर करना चाहता हूँ कि जो कुछ हमारे पास रिसोर्सेज थे, जो हमारी कैपेबिलिटी थी, उसके मुताबिक हुकूमत सब कुछ कर रही है। सही, ठीक। यहाँ पर हम एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम अयूब बोल रहा हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अयूब साहब? बस मैडम बहुत है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कहेंगे? मैडम मैं ये कहूँगा कि ये साहब जो बैठे हुए बेकार बातें कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि बल्दिया सिस्टम था, इनके पास 1 लाख ट्रेन आदमी थे उस वक्त, 1 लाख ट्रेन आदमी थे। अगर ये लोगों ने क्या किया कि कमिश्नरों को ले आए, कमिश्नरों ने क्या किया, वडीरों के साथ, एमपीए के साथ, एमएलए के साथ अपनी अपनी जमीनों पर गए और वहाँ पूछते डाले और ये क्या वो क्या। यार तो थोड़ी सी चीज रखो। चलो अभी भी आप कहते हो कि इतना नुकसान हो रहा है, ये हुआ, थोड़ी सी अकल रखो। आप 6 महीने के लिए आप बल्दिया दी और उसको बहाल कर दो, आपको 1 लाख रजाकार मिल जाएंगे बल्ले बल्ले। आप क्यों कौन को बेवकूफ बनाने और क्यों कौन के पीछे पड़े? देखिए सजाद साहब तो जर्नलिस्ट है, आप ये कहते हैं कि हम इनके लिए जान देने के लिए तैयार है, तो आप मान जाओ इस बात को। कमिश्नरों ने क्या किया, वो उनके साथ गए, उनकी अपनी जमीनें बचाई, पूछते तो बस ये नौकरशाही को तो आप आगे अभी भी कर रहे हैं, अभी भी आपको कहाँ तमीज, अभी भी कहाँ आपको अकल आई? कितने मर रहे हैं अभी लोग। कल मैंने आपको बताया फूमिगेशन तक ये नहीं कर सकते। आपको मैं बताऊं कि जब कराची में मैं रहता हूँ, ये जब इसकी हुकूमत आई मुस्तफा कमाल की, तो उसको पता था कि कराची के मसाइल क्या है। जब बारिश आती है तो मच्छर आते हैं और ये सब गंदगी फैलाते हैं। उसने सबसे पहले काम किया कि फूमिगेशन के लिए उसने 40-50 गाड़ियों का अरेंजमेंट किया और जहाँ बारिश खत्म हुई और जो पट पूरा कराची को ये कर दिया। इनमें इतनी अकल नहीं है। ये वफाक, ये तो खाली कराची का मेल था और ये लोग तो वफाक को देखते हैं, वफाक को क्या देखते हैं मुझे तो समझ नहीं आती। ठीक है अयूब साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, सजाद बुखारी साहब क्योंकि एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो हर इंसान का, हर जर्नलिस्ट का, हम अब मुख्तलिफ लोग हमारे पास आते हैं, हम उनसे डिस्कस करते हैं, हर बंदे का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं, उनका तबसरा करते हैं वो खबरों पर। हर बंदे का मुख्तलिफ ओपिनियन होता है, मुख्तलिफ राय वो देते हैं, तो मतलब उस चीज़ को नेगेटिव ना लें, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। इसमें एक्चुअली वो भी कराची से चूँकि दोस्त भी बोल रहे थे, तो वहाँ पर इनको ये ख्वाहिश है कि वो लोकल बॉडीज़ का पुराना सिस्टम बहाल और मुस्तफ़ा कमाल सब दोबारा नाज़म बन जाए। मसला ये कि सिर्फ पूरी आवाम चाहती है, सिर्फ अयूब साहब नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कर रहा हूँ ना, मैं यही आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि कराची में जो नाज़म थे उनकी कारकर्दगी से वो मुतमईन हैं और वो अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन जब एक सिस्टम बनता है पूरे मुल्क के लिए बनता है। अब नाज़मीन के बारे में बड़ी शिकायत भी हैं, बड़े केसेस भी चल रहे हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज भी हो रही हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में नाज़मीन की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। तो एक नाज़म को बहाल तो नहीं किया जा सकता, एक सिस्टम ही बहाल होगा अगर होगा।
और बहाल इस तरह नहीं हो सकता कि उसको आप वापस ले आए जो कुछ था। जो भी नया एक कानून कायदा बना है उसके मुताबिक इलेक्शंस होंगे और नए रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, थोड़ा सा उसका इंतजार करना पड़ेगा। उस तरह से बहाल एक शहर में आप नहीं लोगों को कर सकते, ना एक सूबे में कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, अब हम ये बात करना चाहते हैं कि बिकॉज यूएनओ ने भी ये बात कही है, पूरी दुनिया ने, कि 10 साल में पिछले एक डेकेड में सबसे बदतरीन सैलाब था दुनिया का ये। जी। और इतनी बड़ी आफत थी। बैरूनी इमदाद के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है तसल्ली बख्श है? अब की बार लोग ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं है बाहर से। नहीं, तसल्ली बख्श नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट ये भी है कि जो 3 बड़े तूफान आए या तबाही आई, जिससे एक मसलन अर्थक्वेक पाकिस्तान में आया, एक सुनामी आया, एक हेटी में जो जल्जला आया, इन तीनों को मिला के जितने नुकसानात हुए थे उससे ज्यादा पाकिस्तान में हुए। सही। तो आप अंदाजा करें उसके रेंज कितनी वसी है तबाही की, तो उसके मुकाबले में ज़ाहिर है उतनी बड़ी सपोर्ट भी चाहिए। आ तो रही है बैरूनी इमदाद भी, माशाल्लाह से काफ़ी लोग आगे आए हैं, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं है। अभी हम और ज़्यादा अपील कर रहे हैं सारी बैनुल अक़वामी बरादरी से कि वो और आगे हैं, क्योंकि ये तो खुदा की तरफ से है, किसी मुल्क में भी आ सकता है। और पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करता रहा। अमेरिका में आया था एक तूफान, उसमें पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया था। तो ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया, सारी दुनिया को आगे आना पड़ेगा, तो तभी ये मसाइल हल हों। ठीक, अब हम बात करते हैं मकबूजा कश्मीर में जो मौजूदा सूरत हाल है, मुसलमानों पर ज़बरदस्त मजालिम ढाए जा रहे हैं। मतलब आप मुझे बताएं कि ये बर्बरियत आखिर कब ख़त्म होगी? ये उस वक्त ख़त्म होगी जब हर दरमी ख़त्म होगी इंडिया की। अब ये देखें ना, ये इशू ऐसा है जो 1948 से वो खुद यूनाइटेड नेशंस में लेके गया था इंडिया, और ख़ुद उन्होंने वादा किया था वहाँ पर कि हम प्लेबिसिट कराएंगे और कश्मीरियों से पूछेंगे, हक़ खुद इरादियत का फैसला होगा कि वो क्या अपनी किस्मत चाहते हैं। लेकिन फिर वो मुकर गए उस बात से। वहाँ पर तो बाकायदा तौर पे मिलिट्री जो है 6-7 लाख फौज जो है उनकी बैठी हुई है अरसे दराज से। तो वो ये जो बर्बरियत है उनकी तरफ से हो रही है, हकूक छीने हुए हैं, वो आवाज़ दबाने के लिए जो अमरीत में या इस किस्म की हुकूमतों में होता है वो इंडिया कर रहा है। और बैनुल अक़वामी बरादरी को चाहिए कि वो इस पे ज़्यादा अपना सख्त मौक़िफ़ अपनाएं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस इस पे मौजूद हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस के ऊपर फ़ौरन अमल हो सकता है अफ़गानिस्तान में या इराक़ में, तो कश्मीर के मामले में यूनाइटेड नेशंस पे की रेजोल्यूशंस पे क्यों नहीं अमल हो रहा? ये जब तक नहीं होगा। अब देखिए, इंडिया जो है रकबे के एतबार से, आबादी के एतबार से, वसाइल के एतबार से एक बड़ा मुल्क है। सही। अब पाकिस्तान तो अपने तौर पे पूरी दुनिया में कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के हवाले से हमेशा उसने उनका केस प्लीड किया है, और वो अपने भी बेशुमार चीज़ों को एट स्टेक रखा है। लेकिन सारी दुनिया को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। एक खित्ते में अगर इतना जुल्म हो रहा है और हर रोज वहाँ पर शुहदा की तादाद आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को नोटिस लेना चाहिए। इसके अलावा अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हमारी हुकूमत जो है, कत्ले आम हो रहा है कश्मीरियों का, हमारी हुकूमत क्या रोल प्ले कर रही है? हमारी हुकूमत क्यों खामोश? नहीं, हम तो आवाज़ ही उठा सकते हैं ना, आवाज़ तो हर जगह उठा रहे हैं। आप ये देखें, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद ही ये है कि उनके हक़ खुद इरादियत के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए हमने जदोजहद करी। और कोई एक हुकूमत नहीं, तमाम हुकूमतें ये करती आ रही। और ख़ास तौर पे जो अवामी हुकूमत है, अवाम की मुंतखब हुकूमत है, वो तो इसको नज़रअंदाज कर ही नहीं सकती, इसलिए कि अवाम के जज्बात इसके साथ वाबस्ता हैं और अवाम की ख्वाहिशात इसके साथ वाबस्ता। यहाँ पर हम एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? अदनान बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। जी अदनान, फरमाइएगा, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइएगा। अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से, ठीक ठाक। जी फरमाइएगा। तो मैं बात करना चाहता हूँ कि कश्मीर के बारे में कल जो इंडिया में मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जो मीटिंग की है, उसके बारे में मेरा तो ओपिनियन ये है कि मेरा ख्याल है कि जब तक पाकिस्तान और कश्मीरी क़यादत दोनों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा इंडिया, उस वक्त तक कश्मीर के हालात बेहतर नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त पहले जो इल्जाम लग जाता था कि थोड़ा सा कश्मीर में थोड़ी सी स्ट्राइक में इजाफा होता था, तो ये पाकिस्तान का हुआ। लेकिन अभी तो ये टोटली कश्मीरियन और खास तौर पर इस पर उठे उन लोगों ने अपना अभी वो राइट के लिए अपनी कुव्वत को इस्तेमाल करा। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इंडिया के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो कश्मीरी क़यादत से बैठ के बात करे और सबसे पहले अपनी फौज को कंट्रोल करने के लिए उसके इख्तियारात में थोड़ी कमी करे। सही। इस तरह उसके बाद
फिर अगर वो पाकिस्तान और कश्मीरी क़यादत दोनों के साथ मिलकर बैठकर बात करते हैं तो ये बात बन सकती है। उसके अलावा ताकत से तो 1947 से ये चल रहा है मेरा ख्याल से। ताकत में तो कोई भी ताकत दुनिया में कहीं भी आप अफगानिस्तान में देखें, इराक में देखें, इवन के पाकिस्तान में भी अभी तक देख लें, ताकत से तो अमन कहीं भी नहीं हो सकता। सही, ठीक। तो इसलिए सबसे बेहतरी इसी में है। जी अदनान, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आप? इसमें तो ये है, देखें जी, सिर्फ पाकिस्तान तो लाजमी हिस्सा है इस अमल का और उसमें शरीक होना चाहिए उसको, लेकिन इंडिया को ये बात भी समझनी चाहिए, ये उनके लिए एक लेसन के तौर पे है। जो मनमोहन सिंह ने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वो बुरी तरीके से नाकाम हुई, उसमें किसी ने शिरकत ही नहीं किया है। जो कश्मीरी लीडरशिप है वो तो चले, उनकी जदोजहद तो अपने तौर पे जारी है, वो इंडियन गवर्नमेंट को समझ आ रही होगी कि वो क्यों नहीं शरीक हो रहे। उनका अपना जो कठपुतली वजीर आला बनाया हुआ है वहाँ, उमर अब्दुल्ला, उसने भी शिरकत नहीं की। तो ये तो इंडिया को समझ जाना चाहिए कि पूरी कौम जो कश्मीरी कौम जो है इंडिया को नहीं तस्लीम करती अपने हुक्मरान के तौर पर। वो अपनी आज़ादी चाहते हैं और उसके लिए वो जदोजहद कर रहे हैं। 80,000 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और लाखों की तादाद में लोगों को जेलों में बंद किया गया, उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद किया गया, लेकिन उनकी आवाज़ दबाने में कामयाब नहीं हो सके। देखें 61 ईयर्स से ज़्यादा हो गया इस जदोजहद को। तो ये इंडिया को समझ लेना चाहिए। खुद इंडिया का भी इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर वो होश के नाखून लें तो वो देखें कि उनका कितना नुकसान हो रहा है। इतनी फौज उनकी उधर बैठी हुई है, एक मिलिट्री स्टेट बनी हुई है दूसरे लफ्ज़ों में। तो ये तो मैं समझता हूँ पूरे रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी एट स्टेक है। सही, उनके इस हटदर्मी की वजह से। ठीक, तो ये हटदर्मी उनको ख़त्म करनी चाहिए और पाकिस्तान उसमें मरकजी किरदार है, उसका रोल तो रहेगा। अगर ये सर जोड़ के बैठ जाएं और उनकी कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक कोई हल निकालें तो पूरी रीजन में एक खुशहाली का दौर आ सकता है। अच्छा, भारत जो है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, देखा जाए तो उसकी किसी के साथ भी नहीं बनती। नेपाल हो गया, चाइना हो गया और बहुत सारे ऐसे दीगर ममालिक है। इसकी क्या वजह है? भारत चाहता ही नहीं कि अमन हो। उसके एग्रेसिव एटीट्यूड की वजह से वो सारे जो उसके करीब ममालिक हैं उनसे वो ज्यादती करता है, उनके हकूक पे वो डाका डालता है, जिसकी वजह से वो उनके साथ है। सपोर्ट उसको क्या, मैंने अर्ज किया कि वो बजाते खुद एक बड़ा मुल्क है, रकबे के एतबार से, आबादी के एतबार से, वसाइल के एतबार से, और फिर उनको जोम ये है कि ये एक भारत, अखंड भारत था, एक इंडिया। अब दुनिया में तब्दीलियाँ आ गई हैं, सरहदें तब्दील हो गई हैं, जोग्राफिया तब्दील हो गया है, उसको तस्लीम करना चाहिए। लेकिन उनके दिमाग में वो पुरानी बात चलती आ रही है कि ये हमारे हिस्से थे पहले इंडिया के, अभी वो हमारे हिस्से ही होने चाहिए और उनको ट्रीट उसी तरह से वो करने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन अब आज़ादी जब मिल गई है कौमों को तो वो गुलामी की तरफ तो नहीं जा सकते, तो वो फिर तसादुम रहेगा। अगर कोई किसी को गुलाम बनाना चाहता है तो वो फिर तसादुम रहेगा। हुर्रियत पसंद है वो आज़ादी की जदोजहद में लगे रहेंगे। तो ये इंडिया का जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि एक उनके दिमाग में एक खलल बरकरार है कि ये वो अखंड भारत होना चाहिए जो कि किसी ज़माने में था। सही, बिल्कुल। बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये ख्यालात जो हैं वो उनसे जान छुट जाए और भारत का रवैया जो है वो थोड़ा बदल जाए। जी, जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, आप हमारे साथ ही रहिएगा।